Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. My dears, today it is our 7th lecture. In this lecture, we will discuss about financial management or financial statement. So, my dears, let's start over today's discussion. Firstly, we will recap our last class which is on बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. हम उस क्लास का थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कल हमने पढ़ा था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है कि हमारा बैंक और जो कंपनी है उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें क्या होता है, कभी मिसमैच हो जाता है, उनके लास्ट अकाउंट्स में कभी बराबर नहीं होते. तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मेन मोटिव यही है कि जो रिकॉर्ड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं बैंक की स्टेटमेंट में और जनरल लेजर में, तो उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के. और वो क्या क्या हैं कि इससे हमें फ़ी एंड इंटरेस्ट हम ट्रैक कर सकते हैं. हमने कोई बैंक ने हमसे फ़ी ली है या कोई इंटरेस्ट जो हमें दे रहे हैं या कुछ और भी कोई जो बैंक डिडक्शंस करता है, तो उसकी हम जानकारी ले सकते हैं. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से हमें उसके बारे में पता लग जाता है. उसके बाद कुछ फ्रॉड्स होंगे, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स जो है उससे हम फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प करती है हमें अकाउंटिंग एरर्स को डिटेक्ट करने पे, कि कोई भी हमारी अकाउंटिंग में कुछ एरर्स आ रहे हैं तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. इट मे विल कीप मिस्टेक्स एट बे. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या है कि हम कोई भी अकाउंटिंग में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं. जैसे कहीं हमने 100 रुपीज़ लिखना था, हमने उसकी जगह 75 लिख दिया, या 200 की जगह हमने 100 कर दिया, तो अकाउंटिंग मिस्टेक हो गई हमसे कोई, तो वो भी हम लास्ट में चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो ये हमने एक एग्जांपल देखी थी XYZ कंपनी की. अगर कंपनी का कैश बैलेंस था 3 लाख और एड ऑन डिपॉजिट्स हुए थे 20,000, तो 3,20,000 आ गया टोटल. उसमें कुछ डिडक्शंस हुई 50,000 की, तो कंपनी का एडजस्टेड बैलेंस आ गया था हमारे पास 2,70,000. फिर बैलेंस एज पर डिपॉजिटर्स के रिकॉर्ड से क्या था 2,60,900 वो बैलेंस शो कर रहा था. और उसमें कुछ एड ऑन्स हुए थे, रिसीव किया था उसने कैश बैंक से और इंटरेस्ट अर्न किया था. इसका टोटल आ गया था 9,820. तो ये टोटल बन रहा था 2,70,720 रुपीज़. इसके बाद उस अकाउंट में कुछ डिडक्शंस भी हुई थी, जैसे NSF चेक हो गया, सर्विस चार्ज हो गया या एरर हो गया चेकिंग में, तो ये टोटल मिलके बनते थे 720. तो लास्ट में एडजस्टेड टोटल कितना आ गया, 2,70,000 रुपीज़, $2,70,000. तो अब देखिए बैंक की स्टेटमेंट और जो अकाउंट है कंपनी का, उन दोनों की जो स्टेटमेंट XYZ कंपनी की स्टेटमेंट दोनों इक्वल हो गई. पहले ये सेम नहीं थी. अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की मदद से हमने इन दोनों की जो लास्ट टोटल है, इन दोनों का सम अप है, दोनों इक्वल हो गया. तो यही था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. कोई भी हमसे एरर हो गया या कुछ काउंटिंग में मिस्टेक्स आ गई, उस सब को हम प्रॉपरली चेक करते हैं और जो स्टेटमेंट है उसको वापस हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो यही था कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर. इट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होती है. तो चलिए देखते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलो करती है बुक कीपर को कि वो एनालाइज करे और अंडरस्टैंड करे अपने बिजनेस को. इसका मेन मकसद यही है कि हम अपने बिजनेस को उसकी एनालिसिस करते हैं और उसको बिजनेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस क्या जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, जो आउटकम्स आ रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो हमने सोच के चले थे तो वैसे हमें आउटकम्स मिल रहे हैं कि नहीं. तो ये प्रॉपरली हम
बैंक स्टेटमेंट से हम उसको देख सकते हैं। तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वाइटल टू मेयरिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ अवर बिजनेस। तो बिजनेस की जो हेल्थ है, हेल्थ क्या हो गई कि बिजनेस हमारा कैसा ग्रो कर रहा है, आइदर इट इज़ गेनिंग और इट इज़ इन लॉस। तो हम उसकी हेल्थ देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से कि हम जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो प्रॉपर जैसे हम चाहते थे वैसा चल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमें लॉस हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, तो या फिर नेट कुछ भी नहीं आ रहा, जितने का हम सामान ले रहे हैं, जितने खर्च कर रहे हैं उतना ही हमें रेवेन्यू मिल रहा है, तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये हम देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एन एक्यूरेट स्नैपशॉट ऑफ वेयर योर बिजनेस स्टैंड्स फाइनेंशियली एट अ मोमेंट इन टाइम। तो हम अपने बिजनेस के बारे में ये भी जान सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कि हमें कितना लॉस हुआ, हमें कितना गेन हुआ, तो वो हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। बाकी हमारे जो कंपटीटर्स हैं हम उनके साथ भी compete करते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है उनके साथ। क्या हम उनसे आगे चल रहे हैं, उनके बराबर चल रहे हैं, या फिर हम उनसे बहुत पीछे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपने बिजनेस की जो पोजीशन है उसको भी हम देख सकते हैं कि वो हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट गाइस, हेल्प मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन व्हेन मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो जब बिजनेस में मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत से शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत पर्सन इन्वॉल्व हैं, या फिर जो कंपनी है कुछ आदमियों ने मिलके वो एस्टैब्लिश की है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल क्लियर कट बनाती है। अब देखिए कैसे, इसकी मदद से हमें अपने जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा ग्रो कर रहा है, तो इसका इतना रेवेन्यू आ रहा है। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगी तो कोई एक पर्सन जाके बोल भी सकता है कि हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो रहा है, बट एक्चुअल में लॉस नहीं हो रहा। तो वो जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की उसको फॉल्स वो ट्रांसफ़र कर रहा है आगे कि बिजनेस को हमारे लॉस हो रहा है, तो हमें इतना रेवेन्यू नहीं मिला, तो नेट हम इतना हमें शेयर करेंगे। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से क्या है कि वो जो कम्युनिकेट करेंगे हम दूसरों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, वो हमारा बिल्कुल ट्रू कम्युनिकेशन होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है। तो उसके बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट है कि ये प्रोवाइड करता है वाइटल इंफॉर्मेशन एज यू प्लान फॉर द कमिंग ईयर। तो हम नेक्स्ट ईयर आगे हम अपने बिजनेस की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई, तो हम उसी से रिलेटेड आगे अपनी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का मेन क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि हमारा बिजनेस कैसा ग्रो अप कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन फ्यूचरली प्लान ऑफ अवर बिजनेस। नेक्स्ट है, इट सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर अवर बिजनेस। तो ये हमारे बिजनेस का एक लीगल डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल उसकी बताता है कि ग्रोथ या उसका जो हमें लॉस हो रहा है वो कितना है, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे बिजनेस का। तो हमें कहीं टैक्स पे करना हो या टैक्स अथॉरिटीज़ आएंगी तो हम ये लीगल डॉक्यूमेंट्स उनको शो कर सकते हैं, हमारे बिजनेस जो है उसका ये डिटेल्स है उसकी, ये ऐसे ऐसे वो चल रहा है। इसके बाद इट हेल्प यू सेपरेट योर बिजनेस फाइनेंसिस फ्रॉम योर फैमिली फाइनेंसिस। तो ये हेल्प करता है जो बिजनेस जो ओनर है उसको कि वो अपना बिजनेस को सेपरेट कर सकता है, फाइनेंस को सेपरेट कर सकता है बिजनेस से और फाइनेंशियल फैमिली फाइनेंसिस से। उन दोनों में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उनको अलग अलग रख सकता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रोवाइड करती है हमें एक पिक्चर ऑफ द परफॉर्मेंस।
हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस की पिक्चर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हमें प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस की, कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, आइदर वी आर कंपीटिंग ओवर कंपिटिटर्स और नॉट। तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि हमारे जो कंपिटिटर्स हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनके साथ। तो ये पता चलता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से। एंड कैश फ्लोज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है, कि कैश हमें ज़्यादा आ रहा है या हमसे ज़्यादा कैश जा रहा है। तो ये भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से हम इसको भी देख सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड बाय द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, तो जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी में, वो इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। कैसे, कि इस डॉक्यूमेंट से उनको पता चलेगा हमारी बिजनेस की हेल्थ के बारे में। अगर बिजनेस की हेल्थ अच्छी होगी तो इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे। अगर बिजनेस की हेल्थ कम है तो कौन लगाएगा पैसा हमारी कंपनी में। अगर हमारी कंपनी लॉस में चल रही है तो फाइनेंशियल हेल्थ वो देख सकते हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी। जो लेंडर्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं, क्रेडिटर्स हैं जो हमें लोन्स दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, वो भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर सकते हैं। आप कोई बैंक है, हम बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं और अगर हमारी कंपनी डिफ़ॉल्टर है, जैसे किंगफिशर थी विजय माल्या की, तो अब कोई किंगफिशर को लेके जाए बैंक में और कहे कि मुझे इतना लोन चाहिए, तो कोई बैंक उसको लोन नहीं देगा क्योंकि वो एक डिफ़ॉल्टर कंपनी है। तो उसको जो बैंक है उसको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इसी प्रकार हमें अगर बैंक से लोन लेना है तो हम अपनी बैंक की अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे और बैंक उसको एनालाइज करेगा कि हाँ ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में ये ग्रो कर सकता है और ये कंपनी हमें प्रॉपर्ली रिटर्न कर सकती है पैसा जो हमसे ले रही है विद इंटरेस्ट। तो अगर अच्छी होगी तो वो हमें लोन देगा। अगर हमारी कंपनी लॉस में चल रही है तो वो लोन देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये फ्यूचर में हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ये कर नहीं सकता, वापस रीपे नहीं कर सकता, तो ये हमारा लोन जो है ये हमें वापस नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है एंड मैनेजमेंट टू इवेल्यूएट एन एंटिटी, तो हमारे बिजनेस की वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही थे कुछ पॉइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब देखते हैं नेक्स्ट कि टाइप्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सबसे फर्स्ट आ जाती है हमारी इनकम स्टेटमेंट। तो डिटेल में देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है। दिस रिपोर्ट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ इंटायर रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये जो रिपोर्ट है इनकम स्टेटमेंट, ये हमारी परफॉर्मेंस बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितना प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। तो उसकी प्रॉपरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है इनकम स्टेटमेंट। इट बिगिन्स विद सेल्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट होती है सेल्स से, कि हमने क्या क्या बेचा, एंड देन सब्ट्रैक्ट्स आउट ऑल एक्सपेंसेस। सेल्स से क्या करती हैं, जो हमारे एक्सपेंस हैं, एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे हो गए उसको सब्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड टू अराइव एट अ नेट प्रॉफिट और लॉस। तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ये हमारी सेल से हम क्या करते हैं, हमारे जो एक्सपेंस हुए हैं, खर्चे हुए हैं, उसको हम माइनस करते हैं। तो लास्ट हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर हमारी सेल्स सपोज 1 लाख है और हमारे एक्सपेंस जो हैं वो हमें कितना हुआ है 50,000 या 60,000, तो नेट हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर हमारी सेल 1 लाख है बट हमारे एक्सपेंस हो गए 1,20,000, तो हमें क्या हो गया, नेट लॉस हो गया, 20,000 का हमें नेट लॉस हो गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है हमारा नेट प्रॉफिट मिल रहा है या हमें लॉस हो रहा है। दिस इज यूजली कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं इनकम स्टेटमेंट को, सिंस इट डिस्क्राइब्स परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को हमें बताती है कि हम अल्टीमेटली हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ हम इनकम स्टेटमेंट हम ये जान सकते हैं कि बिजनेस में
की परफॉर्मेंस क्या है। ये सेल से एक्सपेंस को अब माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो सेल जब हम करते हैं तो सेल से हमें क्या मिलेगा, सेल से मिलेगा रेवेन्यू। सेल्स कर रहे हैं कुछ, वो हमें क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा कि हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू आर द अमाउंट्स अर्नड बाय अ कॉर्पोरेशन थ्रू इट्स मेन एक्टिविटीज सच एज। तो रेवेन्यू क्या है कि अमाउंट जो कॉर्पोरेशन कोई है वो अमाउंट कितना अर्न कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बेच के वो कितना पैसा कमा रही है। दीज आर रिपोर्टेड एज नेट सेल्स, नेट प्रोडक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम नेट सेल्स आर रेवेन्यूज। तो सेलिंग मेन यही है कि हम जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कंपनी के, तो उसको हम बेच रहे हैं। जैसे मारुति है, मारुति कार्स बना रही है तो उनको सेल कर रही है, तो उसके बाद मारुति को रेवेन्यू आ रहा है कि वो कितने अमाउंट में उसने कार सेल की और उसको कितना पैसा मिला, ये क्या आ गया उसका रेवेन्यू। नेक्स्ट है प्रोवाइड सर्विसेज, दे आर लाइकली रिपोर्टेड एज नेट सर्विसेज रेवेन्यू आर रेवेन्यूज। तो जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई कंपनी है वो हमें कुछ सर्विस दे रही है, जैसे रिलायंस जियो हो गई, एयरटेल हो गई, ये हमें कुछ सर्विसेज दे रही हैं। तो हमें इंटरनेट की सर्विस दे रही है, हमें कॉलिंग की फैसिलिटी दे रही हैं, तो ये हमें सर्विस दे रही हैं, बट ये हमसे कुछ चार्जेस भी ले रही हैं। हम मंथली रिचार्ज करवाते हैं, तो ये क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया इस कंपनी का। तो वो हमसे कितना रेवेन्यू ले रही है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं और वो हमसे वो रेवेन्यू ले रही है। रेवेन्यू की दो टाइप्स आ गई इसमें, दो एक्टिविटीज़, फर्स्ट है सेलिंग प्रोडक्ट्स और उसके बाद है प्रोवाइड सर्विसेज। अब आ गया एक्सपेंस, रेवेन्यू से एक्सपेंस हमने माइनस करना है। तो एक कंपनी के क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, एक्सपेंसेस आर द हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विद अ कॉर्पोरेशन मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो उसकी जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ एसोसिएट है एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे आ रहे हैं। अगर कंपनी गाड़ी बना रही है तो गाड़ी में क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, उसको कितना खर्चा आ रहा है। अगर 5 लाख की गाड़ी है तो उसको वो 5 लाख में सेल कर रही है, उसको 5 लाख रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसका जो एक्सपेंस है वो कितना है, 4 लाख, 4.5 लाख। तो जो खर्चा आ रहा है उसको, तो वो आ गया उसमें एक्सपेंसेस में। सेकंड है आर रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो ये एक्सपेंस जो हैं ये इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक रिटेलर है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज और गुड्स दैट इट हैड सोल्ड। तो जो गुड्स इसने बेचे हैं उसकी कॉस्ट, सेल्स, कमीशंस दैट इट एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स अर्न। तो उसने कुछ एजेंट्स रखे हैं, उनको कमीशन दे रहा है। जैसे मारुति है, मारुति ने अपने आगे एजेंट्स रखे हैं, एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो उनको वो कमीशन दे रहा है, वो सैलरी दे रहा है। तो ये आ गया एक्सपेंस। एड्स दैट रेन, एड जो चल रही हैं टीवी में मारुति की, तो वो भी क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। जो स्टोर्स हैं, स्टोर का रेंट है, स्टोर हो गए जो आपने बनाए हैं, तो उसका जो खर्चा आ गया वो भी क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। एंड अदर कास्ट दैट हैड अकर्ड एंड वर यूज्ड अप ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और भी कुछ बहुत से खर्चे आ जाते हैं, वो सब मिला के क्या आ जाते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। उसके चाहे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी होगी, आपका जो आपने स्टोर लिया है उसकी कॉस्ट आ गई, रेंट आ गया, जो आप सेल्स का कमीशन दे रहे हो, एजेंट्स आपके हैं उनको कमीशन दे रहे हो, ये सब मिल के आ जाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये कंपनी के क्या आ जाएंगे, एक्सपेंस। तो हम सेल से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब सेकेंड कंपोनेंट आ जाता है बैलेंस शीट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया इनकम स्टेटमेंट, अब सेकेंड है बैलेंस शीट। तो क्या है बैलेंस शीट, दिस रिपोर्ट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज ऑफ द रिपोर्ट डेट। ये भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बट सो इट कवर्स अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की जो स्टेटमेंट है वो हमें बताता है। जैसे कोई पीरियड आ गया तो उसमें वो बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है वो हम देख सकते हैं बैलेंस स्टेटमेंट की हेल्प से। द इंफॉर्मेशन इज एग्रीगेटेड इनटू द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ। तो इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है हमें, क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें क्या था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यही हम इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो आइटम्स जो एसेट्स और लायबिलिटी
को क्लासीफाई कर रही हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। मतलब जैसे कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर, जैसे कि हम कहते हैं कि ये ज़्यादा लिक्विड है, मतलब कि इसकी जो कैश वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उससे जल्दी आपको कैश मिल सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था क्लासेस में कि शेयर्स हैं हमारे कंपनी के, तो शेयर्स आर हाईली लिक्विड। आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आपको कुछ ही मिनटों में आपको पैसे मिल जाएंगे, वो कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट आपके पास एक घर है, तो घर क्या है, लेस लिक्विड है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी क्या है, लेस लिक्विड है। आपको घर बेचना है, आपको पहले आप किसी से कहीं ऐड दोगे या किसी डीलर से मिलोगे, फिर वो आपको दिखाएगा आपको जो खरीदना चाहता है, फिर सेलर और परचेजर दोनों मिलेंगे, फिर डील होगी, नेगोशिएशंस होंगी, उसके बाद पेमेंट होगी लास्ट में जाके। तो इतना बड़ा प्रोसीजर है आपको घर बेचने का। बट शेयर्स उसी वक्त कुछ मिनटों में आप ऑनलाइन उनको सेल कर सकते हो। तो ये आ गया लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड आर लेस लिक्विड। तो आइटम्स को, एसेट्स और लाइबिलिटी को क्लासीफाई किया जाता है बैलेंस शीट में इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कि जो हायर लिक्विड आइटम्स हैं उनको ऊपर रखा जाएगा और जो लो लिक्विड आइटम्स हैं उनको नीचे रखा जाता है। तो ये फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, जो बिल्कुल सिमिलर है अकाउंटिंग हमारी इक्वेशन से। तो क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ये आ गई हमारी बैलेंस शीट की फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो बैलेंस शीट है और जो अकाउंटिंग सिस्टम इक्वेशन है, बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इन बैलेंस। तो ये विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो ये बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमेशा क्या है, बैलेंस रहती हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कॉरपोरेशन है, वो बोरो कर रही है मनी फ्रॉम इट्स बैंक, बैंक से मनी बोरो कर रही है, तो मनी आया बैंक से, तो हमारी एसेट क्या होगी कंपनी की, वो इंक्रीज होगी क्योंकि पैसा कंपनी को मिला, तो एसेट क्या होगी, इंक्रीज। एंड द कॉर्पोरेशन की लायबिलिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। क्यों होगी, बैंक से क्या ले रहा है, ये क्रेडिट में ले रहा है पैसा, मतलब पैसा आ रहा है उधार में, लोन आ रहा है, तो इसको वापस वो रीपे करना है, तो ये इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसेट भी इंक्रीज हो रही है बट लायबिलिटी भी इसके साथ इंक्रीज हो रही है। सेकंड केस देखते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेशन अपना कैश यूज कर रही है कोई लैंड परचेज करने के लिए या नया वेयर हाउस उसको खरीदना है, अपना कैश यूज कर रही है। अब कैश क्या होगा कंपनी का, वो अकाउंट से कम होगा, और जो एसेट है, एसेट तो इंक्रीज होगी, कैश तो जा रहा है, बट उस कैश से ये क्या ले रही है, लैंड ले रहे हैं, वेयर हाउस ले रहे हैं। एसेट तो इंक्रीज होगा, आपने वेयर हाउस ले लिया या कोई ज़मीन ले ली, एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो एसेट लैंड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो एसेट कैश क्या होगा, डिक्रीज हो गया। कैश, क्योंकि कैश तो आपका कम होगा। आपने 50 लाख की लैंड ली, तो आपने 50 लाख की लैंड तो ले ली, लैंड आपका आ गया, वो आपका एसेट इंक्रीज हो गया, पर दूसरी तरफ आपका जो कैश था, कैश वो आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि आपने 50 लाख किसी को पे कर दिए। तो एसेट लैंड इंक्रीज हुआ और एसेट कैश की एसेट क्या होगी, वो डिक्रीज हो गई। अब एसेट्स क्या है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा इसको। अ कॉर्पोरेशन रिसोर्सेज, कॉर्पोरेशन के रिसोर्सेज हो गए एसेट्स। थिंग्स दैट कॉर्पोरेशन ओन्स, कोई भी कंपनी है उसने जो चीज़ें ओन की हुई हैं, उसको व्हीकल्स हैं, उसके लैंड है, उसकी फैक्ट्री है, उसके बिल्डिंग है, ये सब क्या आ गई, उसकी एसेट्स आ गई। सम ऑफ द अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड अ कॉर्पोरेशन एसेट इंक्लूड, तो कॉर्पोरेशन की एसेट क्या क्या हो सकती है, कौन कौन से अकाउंट्स हैं। सबसे पहले आ गया कैश, कैश भी आ गया एसेट्स में। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो उसने मार्केट से सिक्योरिटीज परचेज की हैं, ये आ गया एसेट्स। अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये भी उसका एसेट है। अदर रिसीवेबल्स, कुछ और चीज़ें वो रिसीव करेगा, वो भी एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, ये भी एसेट्स आ गए। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, और भी जो बहुत सी चीज़ें उसके पास हैं, ये सब क्या आ गई, कंपनी की ये आ गई एसेट्स। तो ये हैं एसेट्स कंपनी के। नॉर्मली बैलेंस शीट में हम एसेट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम ये नहीं लिखते लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल सबको अलग ऐसे नहीं लिखते, हम उसको
प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन करते हैं किस तरह से कि करंट एसेट्स, उसको इन्वेस्टमेंट्स में लिखेंगे हम। इन्वेस्टमेंट जो जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको हेडिंग में हम हेडलाइन में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, लैंड बिल्डिंग ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट। तो ये चीज़ हम लिखेंगे हेडिंग में बैलेंस शीट में। या फिर कुछ और एसेट्स आ गए तो हम लिखेंगे अदर एसेट्स। तो नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं हम बैलेंस शीट में एसेट्स को। अब है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या है? अमाउंट्स द कॉरपोरेशन ओज, जो कॉरपोरेशन को अमाउंट पे करना है, किसी को पेमेंट करनी है। कस्टमर्स डिपॉजिट्स, कस्टमर्स के जो डिपॉजिट्स हैं हमारे पास वो हमको क्यों फ्यूचर में पे करने हैं उनको। कस्टमर्स की पेमेंट्स हैं या फिर वेजेस हैं, ये सब के आगे लाइबिलिटीज़ में जो कंपनी को पे करना है। तो कुछ अकाउंट्स देखते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटी को, जैसे नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, उसके बाद वेजेस देनी है, जो इंटरेस्ट देना है, इनकम टैक्स पेबल, अदर अकाउंट एक्सपेंसेस पेबल, कस्टमर डिपॉजिट्स, लोन पेबल, लोन देने हैं, डेफर्ड इनकम एंड मेनी अदर मोर। तो ये सब के आगे ये आगे लाइबिलिटीज़ जो कंपनी को पे करनी है। और बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज़ को कैसे लिखते हैं, क्या हेडलाइन है लाइबिलिटीज़, जैसे हमने देखी एसेट्स को कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट में। अब लाइबिलिटीज़ को हम कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में? हम लिखेंगे हेडिंग क्या? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इस तरह की हेडिंग में हम मेंशन करेंगे लाइबिलिटीज़ को। अब आया था स्टॉक होल्डर इक्विटी। एसेट्स भी देख लिया, लाइबिलिटी भी देख लिया, अब आ गया स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसको क्या हम बोल सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉरपोरेशन एसेट्स माइनस इट्स लाइबिलिटी। तो कॉरपोरेशन का जो एसेट है उससे हम लाइबिलिटी को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारी इक्विटी आ जाएगी। एसेट से लाइबिलिटीज़ को निकालेंगे, जो अमाउंट बचेगा वो क्या आ जाएगा हमारा? वो हो गया हमारी इक्विटी। एसेट से जब लाइबिलिटी को हम निकालेंगे तो हमने दो पढ़ ली। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ ली, फिर हमने पढ़ ली बैलेंस शीट। अब जो थर्ड आया था कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो देखते हैं इसको डिटेल में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को। दिस रिपोर्ट रिवील्स द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक्सपीरियंस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड। तो कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है? इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कैश है वो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो क्या हो रहा है कि वो कैश आ रहा है कंपनी में, आउटफ्लो है और जा रहा है। तो हमें इस स्टेटमेंट से पता चल सकता है कि हमारा जो कंपनी में कैश ज़्यादा आ रहा है या कंपनी से ज़्यादा कैश जा रहा है। और जो कैश फ्लो है ये डिवाइड है 3 मेन क्लासिफिकेशंस में। क्या क्या है? फर्स्ट आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो को तोड़ के 3 क्लासिफिकेशन में किया गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, या फाइनेंसिंग में एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व हैं। ये जो डॉक्यूमेंट हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेंबल, इनको असेंबल करना मुश्किल है। सो इट इज़ मोर कॉमनली इशूड ओनली टू आउटसाइड पार्टीज। तो ये सिर्फ जो आउटसाइड पार्टीज हैं उनको इशू किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ताकि उनको प्रॉपरली बिजनेस के बारे में पता चल सके कि हमारा बिजनेस किस तरह से वर्क कर रहा है। उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो देख सकते हैं कि कैश फ्लो कैसा है, आइदर वो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर इनफ्लो हो रहा है तो कंपनी को गेन हो रहा है, और आउटफ्लो हो रहा है तो समझो कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और उसको मिल रहा कम है। तो ये था कैश फ्लो। अब नेक्स्ट फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो इक्विटी में चेंजेस, तो उसकी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि इक्विटी में क्या क्या चेंज आ रही है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये रिपोर्ट करती है ऑल चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी में जो जो चेंजेस आ रही हैं ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में इक्विटी में जो जो चेंजेस आ रही हैं ये स्टेटमेंट क्या है उसको रिकॉर्ड करती है। और चेंजेस क्या क्या हैं? जैसे इशुएंस और परचेजेस ऑफ शेयर कुछ इशू कर रहे हैं हम या परचेज कर रहे हैं हम शेयर कंपनी के, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो डिविडेंड्स, शेयर्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए जो इशू किए, प्रॉफिट और लॉसेस, तो ये सब रिकॉर्ड करती है
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इज़ नॉट यूजली इंक्लूडेड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड इंटरनली। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली हम इशू करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है यूजली ये इंक्लूड नहीं करते, एज द इंफॉर्मेशन इन इट इज़ नॉट ओवरली यूजफुल टू द मैनेजमेंट टीम। तो ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये यूजफुल नहीं है मैनेजमेंट टीम के लिए। जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जो इंफॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट टीम के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये क्या करती है रिकॉर्ड, ये आ गया हमारा इशुएंस ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, डिविडेंड इश्यूज और प्रॉफिट और लॉसेस जो कंपनी के ये उसको ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करती है ये रिपोर्ट। तो ये था फर्स्ट था हमारा इनकम स्टेटमेंट, सेकंड आ गया बैलेंस शीट, थर्ड हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और फोर्थ हमने देख लिया टाइप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। So friends, that's all from today's topic. So let's discuss some multiple choice questions from this topic. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज। तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समराइज करती है कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को? बैलेंस शीट, और सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, सी पार्ट है इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? तो ये है इनकम स्टेटमेंट। तो फाइनेंस इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज करती है ये कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। तो ये आ गया इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ समरी ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ अ फर्म। तो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समरी प्रोवाइड करती है हमें एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की? तो कौन सी है? जनरल लेजर, वर्कशीट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करती है समरी एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। हमने अभी पढ़ा था बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट क्या है, एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये बिल्कुल सेम है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू यील्ड्स। तो जब हम सारे एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट लॉस मिलेगा, कैरिंग वैल्यू मिलेगी, कैरिंग वैल्यू, लॉन्ग टर्म एसेट्स मिलेंगे या नेट लायबिलिटी मिलेगी। ये हमने अभी डिस्कस किया था। जब हम सभी एक्सपेंस को हम अपनी रेवेन्यू मतलब सेल से हम उसको डिडक्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें मिलेगा जब हम रेवेन्यू को हम एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेवेन्यू से। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो व्हाट अ बिजनेस ओन्स एंड ओज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो कौन सी स्टेटमेंट है? ये हमें बताती है कि बिजनेस हमारा क्या ओन कर रहा है और हमें क्या किसी को पेमेंट करनी है। तो कौन सी स्टेटमेंट ये हमें बताएगी? तो ये बताती है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की मदद से हमें ये प्रॉपरली पता चल सकता है कि हमारा बिजनेस क्या ओन कर रहा है और हमें क्या क्या किसी को पे करना है। अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस ट्रेडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो कौन सा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है हमारे बिजनेस की सक्सेस या फेलियर को? तो कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट, एन इनकम स्टेटमेंट और अ बैंक स्टेटमेंट। तो कौन सा है? ये है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट करता है हमारे बिजनेस की सक्सेस और फेलियर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कंडीशन। तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम फाइनेंशियल कंडीशन भी बोलते हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और बैंक स्टेटमेंट। तो कौन सी है? वो है बैलेंस शीट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो कौन सी जर्नल एंट्री है जो हम बनाते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सी जर्नल एंट्री यूज़ करते हैं, कौन से टाइप की? तो एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग और नन ऑफ दीज। तो हम कौन सी यूज़ करते हैं?
एडजस्टिंग हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। अ कॉर्पोरेशंस नेट इनकम विल कॉज अ चेंज इन विच कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो एक कॉर्पोरेशन की नेट इनकम है वो चेंज करेगी कौन से कंपोनेंट को स्टॉक होल्डर के इक्विटी के। अकुमुलेटेड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, पेड इन कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स आर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये चेंज लाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स में। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से किसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, क्लोज है? तो ये अभी हमने पढ़ा था बैलेंस शीट। क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता है किससे? बैलेंस शीट से। कंप्रीहेंसिव इनकम इज डिफाइंड एज डैश प्लस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। तो कंप्रीहेंसिव इनकम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डैश प्लस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स। तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के साथ कौन सी इनकम होगी? क्या है साथ उसके? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, गेन्स एंड लॉसेस, नेट इनकम और नन ऑफ दीज। तो यह आएगा नेट इनकम। कंप्रीहेंसिव इनकम डिफाइंस एज नेट इनकम प्लस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स। अ कॉर्पोरेशंस वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच अमाउंट। कोई कॉर्पोरेशन है उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कौन से अकाउंट से? टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर नन ऑफ दीज। तो कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को हम कौन से अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे? तो ये है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज अकाउंट से हम क्या यूज करेंगे कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप you will get it. So friends, if you want to join us on Instagram, Facebook and Telegram, you can search us by these names. So friends, if you haven't subscribed our channel, then please subscribe our channel. So friends, thank you. Have a nice day.